आप ये देखिए कि ये 2025 तक जो इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्री है उसकी नेट वर्थ जो है वो 13 बिलियन यूएस डॉलर्स होगी। कई दफा मैंने कहा कि भारत एक रीजनल सुपर पावर बन चुका है, लेकिन अब वो रीजनल सुपर पावर नहीं है, वो ओरिजिनल नई सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है। लोग जो थे पाकिस्तान में अफगान आपको जिहाद के टीके लगा रहे थे, वो एक चाय वाले के बच्चे ने अगर कंट्री को चंद्रयान 3 पे चांद पर ले गया है, तो सोचने का ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानियों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस वक्त नजर आ रही है कि $75 मिलियन के खर्चे पे उन्होंने भारत ने ये अचीव किया है। आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है, आपको पता है पहले ही वो सबमरीन वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे, बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें। मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, उन्होंने उसमें ये खास कर कहा है कि 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से भारत से चांद तक का फासला बनता है। तो बेसिकली दे हैव अचीव्ड इट, ही हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स। जिसमें एक और बड़ी सबसे बड़ी बात है कि जो 7वें नंबर से 10वें नंबर पर इकॉनमी को 5वें नंबर पर लेकर आए हैं। और उसके बाद ये चंद्रयान 3 के बाद अब सोचा जा सकता है, मोदी साहब ने अगले दिन जो लाल किले पे खड़े होकर गारंटी दी थी कि ये मोदी की गारंटी है कि हम इसको अगले 5 सालों में भारत की इकॉनमी तीसरे नंबर पर ले आएंगे। तो उनकी गारंटी सच होती नजर आ रही है, क्योंकि जो चंद्रयान 3 उतरा है, इससे पहले रशियन जो कि पहले चांद के ऊपर जा चुके हैं, उनका लूनर 3 जो था वो नाकाम हो चुका था। और $75 मिलियन में चांद पर जाना, उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्पेस ट्रैवलिंग सारी जो है पूरी दुनिया से भागकर इंडिया चली जाएगी। इस वक्त 2 कंपनियां जो हैं वो स्पेस के ऊपर कमर्शियल ट्रैवलिंग शुरू कर चुकी हैं। आगे कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग जो होगी वो भारत से होगी, उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत की जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो उनके लोग डायस्पोरा दुनिया में जहां जहां काम करते हैं, उनकी ना सिर्फ इज्जत बढ़ी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है कि जो उनकी एजुकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो वो लेकर आते हैं, दैट इज अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। भारत की जो प्रोडक्ट्स दुनिया में जा रही हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और अमेरिका में आपको पता है आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इसका फायदा भी भारत उठा रहा है। और उसमें भी चंद्रयान का जो वहां लैंड करना है, इट इज ऑलरेडी हैव टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। पाकिस्तानी देखने वालों को कि खुदारा आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, आप बजाय अमेरिका भागने की बजाय आप इंडिया के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करें। कई दफा मैंने कहा कि भारत एक रीजनल सुपर पावर बन चुका है, लेकिन अब वो रीजनल सुपर पावर नहीं है, वो ओरिजिनल नई सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है कि अगला जो राइज है भारत का, इट इज नॉन स्टॉपेबल। वो किस तरीके से है मैं बताना चाहूंगा। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ये है, इस वक्त टेस्ला का सीएफओ भारतीय है, या 300 कंपनियां जिनके सीईओ जो है भारतीय हैं सबसे। और अगले जो परसों डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल, उसमें 2 भारतीय निजात जो थे, एक निकी हेली और विवेक रामास्वामी। मैं बल्कि विवेक रामास्वामी को तो मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज अ चंद्रयान 4। उसको ऋषि सोनक पहले बर्तानिया को टेक ओवर कर चुका है ऑलमोस्ट, देखें उसके बारे में। ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। अब यहाँ पे दूसरा बच्चा है विवेक रामास्वामी, अब ही इज नॉन स्टॉपेबल। ख्याल में एटलीस्ट 76 साल इंडिया से पीछे हैं। 76 साल हो चुके हैं आजादी को। एक तो आप अभी तक आजाद नहीं है, और दूसरा आप अगर देखें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट, एटलीस्ट आप 76 साल उनसे पीछे हैं। खुदारा आज कोशिश करें पाकिस्तान बनाए और इसके नए डायरेक्शन इसकी अपनी तय करें। वो जो आईआईटीज हैं वो उनमें एडमिशन लेना शायद किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से ज्यादा मुश्किल है। यानी वहां पे एडमिशन लेना ही एक बहुत बड़ा एजाज समझा जाता है। इसके बरक्स हमारे जो हुक्मरान थे उन्होंने पार्टीशन के बाद इन इश्यूज को बिल्कुल एक साइड पे रखा और वो इन चक्रों में पड़ गए जी कि किसने कौन सी वजारत लेनी है। यानी आप देखिए कि 47 में मुल्क आज़ाद हो रहा है और 56 में कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। तो बेसिक इशूज जो थे वो और बेसिक जो प्रायोरिटीज़ थी वो दोनों मुल्कों की मुख्तलिफ थी। वहाँ पे शुरू से ही उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन पे फोकस किया। हमने
अपने जाती मफादात पे फोकस किया, और उसका नतीजा फिर ये निकला कि एजुकेशन एक निगलेक्टेड सेक्टर रहा और एक्सपेरिमेंट्स हम करते रहे। और आज हाल ये है कि आज इस वक्त बिल्कुल जो एजुकेशनल सिस्टम है वो तितर बितर हो चुका है। तो जाहिर है वो जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया, ये उसी की प्रोडक्ट है कि आज वो चांद पे पहुंच गए हैं। आप देखिए कि मेजॉरिटी जो है उन साइंटिस्ट्स की जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो उन्होंने इंडिया ही में तालीम हासिल की। वो कि हार्वर्ड में, प्रिंसटन में, येल में नहीं गए, वो इंडिया ही में तालीम हासिल करी उन्होंने, और फिर वो इस मकाम तक पहुंचे कि वो एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें जो चांद तक जा सके। यानी अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत वो चौथा मुल्क है दुनिया का कि जो चांद पे पहुंचा है, साउथ पोल पे, और साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला मुल्क है। इससे पहले वो जो रशियन स्पेस शिप था वो क्रैश हो गया। जी। तो ये तो देखिए ना, जो भी आपके साइंटिस्ट्स होते हैं आपके, वो आपके एजुकेशन सिस्टम का एक प्रोडक्ट होते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो फिर जाहिर है कि लोग भी इस तरह के निकलेंगे वहां से। अब हमारे यहाँ आप फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें भी आप रिलीजन को दाखिल कर देंगे। आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो वहां पे आप डार्विन का कोई जिक्र करेगा तो आप कहेंगे कि यान इस्लामिक है। यहाँ पे मदरसे हैं जहां पे बाकायदा तौर पे नफरत पे मबनी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे जब प्रायोरिटीज का फर्क हो तो जाहिर है वो तो चांद पे जाएंगे। तो हम तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकते हैं, मतलब एक लिफ्ट चेयर तक जा सकते हैं शायद। और वो भी फंसी हुई है सर, लिफ्ट चेयर में फंसे हुए हैं हम। लिफ्ट चेयर का भी आपने देखा क्या हाल हुआ था, और उस पे भी किसी को शर्मिंदगी नहीं है। आप ये देखिए कि ये 2025 तक जो इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्री है उसकी नेट वर्थ जो है वो 13 बिलियन यूएस डॉलर्स होगी। यानी जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगी और जो उससे रिलेटेड जो एरियाज हैं उनमें जो प्रोग्रेस होगी, ये सारा जो है 13 बिलियन, और जो मुख्तलिफ जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो डेवलपमेंट होगी, तो 13 बिलियन यूएस डॉलर्स का उसका इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा। आप खुद सोचें तो 13 बिलियन डॉलर्स 2025 तक वो जनरेट करेंगे इस पूरे एरोस्पेस जो मिशंस हैं उनसे। और हमने 22 अरब डॉलर 30 जून तक देने हैं दुनिया को। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून पर लैंड कर चुका है और अब वो वहाँ पर रिसर्च भी करना स्टार्ट कर चुका है, और रिसर्च के जो भी रिजल्ट होंगे वो वापस इसरो के हेडक्वार्टर्स में वापस भारत भेजेगा। अब इसरो आने वाले दूसरे मिशंस की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, जैसे आदित्य L1 जो रिसेंट मिशन होने वाला है आफ्टर चंद्रयान 3। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी चंद्रयान 3 को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। उनके यहाँ जैद हामिद करके एक व्यक्ति हैं जिनका ये कहना है कि जो चंद्रयान 3 की मून लैंडिंग है ये भारत ने फेक करी है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसको नासा ने वेरीफाई नहीं किया है। इसी से पता चलता है कि पाकिस्तान में कितनी इंटेलेक्ट की कमी है, क्योंकि जिस दौरान चंद्रयान 3 मून और अर्थ के इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहा था, उस वक्त ना सिर्फ नासा बल्कि दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसीज इसरो के साथ कोऑपरेट कर रही थी उसके प्रोब को लोकेट करने के लिए। लेकिन ये बात जैद हामिद को पता नहीं है, और उन्होंने टीवी पर बैठकर इतना बेबुनियाद और एक बहुत ही रूढ़िवादी बयान दिया जिस पर बहुत से पाकिस्तानी लोगों ने विश्वास भी कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ऐसी बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं जो थोड़ी रोमांटिसाइज करी गई हों। दूसरी तरफ भारत को ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और भारत अपनी तरक्की की राह पर चलता रहेगा जब तक भारत अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा नहीं लेता।